उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। जो बच्चे, आप सभी को पता है कि एक नया सेशन हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जून से। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है कि यदि आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल हिंदी पीडीए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी को। इसमें हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक जो कि मैं पढ़ाऊंगा, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आपका जीएस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज उससे रिलेटेड होंगी। कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका सी सेट वाला पोर्शन है जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकेसी, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसे का पेपर, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, जो अभी प्राइस डिसाइड किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो आप यदि मंथली बैच ज्वाइन करना चाहते हो उसकी फीस है आपकी 1649, और ठीक है। और जो आप 3 3 महीने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस है 4599, जो कि आपको पड़ेगा 1533 पर मंथ। यदि आप 6 मंथ का बैच लेना चाहते हैं तो वही है, जितने ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन का बैच लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा एक यूपीएससी स्कूल भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। ओके अनुराना, ये क्या अनुराना ने भेजा है? ऊना, अच्छा, ओके, ऊना तक पहुंच गए हैं लोग। चलो ठीक है, जय श्री महाकाल। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी एक आपका बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जो कि निहारिका मैम आपकी डिस्कस करेंगी। तो वो है, उसकी फीस है 4599, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 360 बाई निहारिका मैम। इसके अलावा आपको अर्धवार्षिक जीएस एंड सी सेट बैच जून से लेकर नवंबर तक का आपको ये भी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा वार्षिक जीएस और सी सेट का बैच भी है जो कि आपका जून 2025 से लेकर मई 2025 तक चलेगा। और इसके अलावा एक बैच स्टार्ट हो रहा है स्कूल के बच्चों के लिए भी, मतलब कि जो आपके कोई भाई बहन, छोटा बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो बचपन से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन क्लास 9 के बाद ही है, ठीक है, क्लास 9 के बाद होगा। सर मैं मोहाली में हूँ, यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही। अच्छा, अभी मैं देख रहा था चंडीगढ़ में इन्होंने कैंप लगाया है कि इसमें कुछ ब्लड डोनेशन वगैरह जो बच्चे लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, तो मतलब कंट्री का मोराल पूरा एकदम से हाई है। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, और हम बेसिकली बात करेंगे चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। देखिए, जो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू यदि आप लोगों ने थोड़े बहुत सॉल्व करे हों, तो साइंस एंड टेक में नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो टेक्नोलॉजी जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हमको मौका मिला, समय मिला, तो इसके अलावा मैं आपको लिटरेचर वाला जिसको मिला है नोबेल पुरस्कार वो, पीस, और आपका जो इकोनॉमिक साइंसेस है उसको भी डिस्कस कर देंगे। तीन कुल मिला के हमको नोबेल 6 फील्ड में दिया जाता है हर साल, और आपका अक्टूबर के टाइम में इसका अनाउंसमेंट होता है, और 10 दिसंबर को मेरे ख्याल से इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ओके, नहीं आप ये चीज देखो ना, आईएमएफ ने कितना बड़ा लोन पाकिस्तान को दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है, तो आप तुम समझ सकते हो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वेस्ट कभी नहीं चाहता है स्टेबिलिटी आए। वो नहीं चाहते कभी भारत स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि उनको पता है भारत बहुत बड़ा खतरा होगा इनके लिए, है ना। चलिए नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जो उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया, ठीक है। 2024 के पुरस्कारों ने विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्यों को मान्यता दी है। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं ने न केवल अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, बल्कि समाज और विश्व के लिए नए रास्ते खोले हैं। अरे, यही तो सब गेम है। पुरस्कार वितरण,
तो आपका प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा मिलता है और लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है, जिसकी अमाउंट होती है 11 लाख यूएसडी की राशि मिलती है, जो अधिकतम 3 विजेताओं के बीच बांटी जा सकती है। अब होता क्या है इसमें, नोबेल पुरस्कार ऐसे नहीं होता कि किसी को भी पकड़ के दे दिया। नोबेल पुरस्कार में होता है आवेदन करना पड़ता है कि भाई मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैं आवेदन करूंगा अपने साथी या जिसके भी साथ आपने वो रिसर्च कर रखी है कि भाई हम लोगों ने दोनों ने मिलकर या हम तीनों ने मिलकर एक बार, बस 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें ये भी कंडीशन है, एक बार में 3 से ज्यादा आप बंदे नहीं ला सकते हो। तो तीनों बंदे ने अपना आवेदन किया, उसको फिर स्टडी किया जाएगा, हाँ देखा जाएगा भाई कंट्रीब्यूशन तुम्हारा बहुत शानदार है, चलिए आपको दे दिया जाता है। इस तरह से आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हाँ, इस समारोह तो आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार हैं, वो आपको 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, कहाँ, स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति पुरस्कार होता है उसको हम देते हैं ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो शांति वाला पीस का नोबेल पुरस्कार है उसको हम ओस्लो, नॉर्वे में देते हैं, वो भी 10 तारीख को ही दिया जाता है, 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। और बाकी जो आपका भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार हैं, वो आपको 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। सुमाइला आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपने अभी तक क्या उखाड़ा है, मतलब कुछ ऐसा क्या स्टेब्लिश किया है, क्या अचीव किया है, स्थापना। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, ठीक है, की वसीयत के अनुसार 1901 में हुई थी, ठीक। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी की, फिजिक्स की। नहीं नहीं नहीं, देखो जरूरी भी था, एक जरूरी भी था। भौतिकी, भौतिकी 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, विजेता कौन है, जॉन जे हॉपकिंस, हॉपफील्ड, ये है आपके जॉन जे हॉपफील्ड। और दूसरे हैं आपके जॉफ्री हिंटन, ये है आपके जॉफ्री हिंटन। तो इनको तो आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम के रील्स में देखा होगा, मतलब काफी इंटरव्यूज वगैरह देते रहते हैं, काफी मतलब इनका फिजिक्स की फील्ड में भैया भगवान है एक तरीके से, काफी इनका नाम है, ठीक है ना। इनकी रील्स तो मैंने बहुत सारी देखी हैं, बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वे ऑफ स्टाइल बड़ा अच्छा है। लेकिन जॉन एफ हॉपफील्ड है, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है, इनको, इन दोनों को लास्ट ईयर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इन लोगों ने किया क्या है वैसे, तो 2024 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार इन दोनों वैज्ञानिकों को न्यूरल नेटवर्क्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान के लिए, जो इन्होंने अपना योगदान दिया है उसके लिए प्रदान किया गया था, ठीक है। अच्छा, तुमने वो देखा है फेस रिकॉग्निशन, कि आप अपना फोन अपने फेस के सामने लेकर आते हो और आपका फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। यही दो शख्सियत हैं जिन लोगों ने ये चीज अचीव करके दिखाई है। तुम गूगल में एक गूगल होता है सॉन्ग सर्च वाला, तुम एक लाइन सुना देते हो और वो तुरंत गाना पहचान लेता है, वो भी इन्हीं लोगों का ही है, इन्हीं लोगों ने इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, ठीक है। तो इनके शोध ने भौतिकी के सिद्धांतों को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो ये हैं भाई साहब, ये आपके जो हिंटन है, जॉफ्री हिंटन है, ये तो डीप लर्निंग के एक तरीके से मसीहा माने जाते हैं कि इन्होंने डीप लर्निंग में बहुत रिसर्च करी है। तो इनके शोध ने भौतिकी के सिद्धांतों को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ जोड़कर आधुनिक तकनीक को नई दिशा दी है। इनके कार्यों ने न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रभावित किया है, बल्कि दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली तकनीकियों जैसे चेहरा पहचानना, मतलब जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं फेस रिकॉग्निशन, आवाज पहचानना, स्पीक रिकॉग्निशन, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं स्पीक रिकॉग्निशन, जैसे अलेक्सा है उसको बोलते हैं, आवाज पहचान लेती है, ठीक है। और बहुत सारे घरों में ऐसा भी मतलब कि आपके लॉक्स आ चुके हैं कि जब तुम ही बोलोगे तभी आपका वो आवाज पहचान के वो खोल देगा आपको, है ना। इस तरह के भी घर आपके घर आते हैं। और स्वचालित अनुवाद, मतलब ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन को भी संभव बनाता है, मतलब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ लेकिन आपको हिंदी में सुनाई देगा, इस तरह का ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन भी संभव हो पाया है इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की रिसर्च के चलते, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रीतम। फिर है आपका शोध क्षेत्र, तो इन्होंने किस क्षेत्र में शोध किया है, इन्होंने काम किया है न्यूरल नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क एक गणितीय मॉडल है
जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली से प्रेरित है। तो न्यूरल जैसे हमारे जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उनका पूरा नेटवर्क है, उससे पूरा मैसेज ट्रांसफर होता है, उसी तरह से। ओके, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क एक गणितीय मॉडल है जो कि मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली से प्रेरित है। जैसा हम मैंने बताया कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क होता है, उससे हमारे जो मैसेजिंग होती है पूरी सिग्नल्स होते हैं पूरी बॉडी में भेजे जाते हैं। उसी तरह आपका न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल तरीके से आपने नेटवर्क क्रिएट किया होता है। तो यह मॉडल डेटा को संसाधित करने, पैटर्न को पहचानने और भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ठीक है? तो आप बहुत सारा इसको डेटा फीड करोगे तो ये डेटा को फीड मतलब कि रिकॉग्नाइज करेगा, समझेगा, पैटर्न समझाएगा। भविष्यवाणी करने में कि मान लीजिए मैंने पिछले 20 साल का टाटा मोटर्स का जो डेटा है वो डाल दिया इस पूरे नेटवर्क में कि भाई मुझे बताओ क्या इसका फ्यूचर है, टाटा मोटर्स मुझे कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, कानपुर का, जैसे मैं कानपुर में बैठा हूँ, कानपुर का पिछले 20 साल का जो वेदर का आपके डेटा है उसको मैंने फीड कर दिया, भाई बताओ आगे का क्या ट्रेंड है। कोई इस तरह से भी सोच सकता है कि मान लीजिए हम आपका रेन पैटर्न है, सॉइल की फर्टिलिटी है, इस टाइप का डेटा डाल के देखें कि क्या फ्यूचर के लिए ये मान लीजिए आज से 10 साल के बाद क्या इस फसल के लिए जमीन आपकी बेटर है। तो ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है। और ये इसका बैकिंग कौन कर रहा है, बहुत सारा डेटा जो आप इसको फीड कर रहे हो। ठीक है। शेयर मार्केट में तो हेल्प होती है बहुत। शेयर मार्केट तो पूरा डेटा ही का गेम ही है। तो पूरा आईआईटी से लेके हमारी सेबी तक सब के सब बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं जिसमें आप लोग डेटा साइंस पढ़ते हो, आप डेटा साइंस। हॉपफील्ड और हिंटन ने इस क्षेत्र में भौतिकी के सिद्धांतों जैसे ऊर्जा न्यूनीकरण मतलब एनर्जी मिनिमाइजेशन, सांख्यिकी यांत्रिकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का उपयोग करके मशीन लर्निंग के लिए आधार तैयार किया है। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैथ का यूज कहाँ होता है रियल टाइम में, जो चीज तुम आज यूज कर रहे हो सब कुछ उसमें मैथ इन्वॉल्व है। वो अलग बात है कि आपने इतना नहीं पढ़ा है तो आपको उस चीज का समझ में नहीं आता, लेकिन जो बेसिक सी चीजें होती है ना, जो बेसिक लॉजिक्स होते हैं वो आपके आगे तक चलते चले जाते हैं। कोडर जो भी होते हैं, कोडर्स का होता है कि मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, आपने पाइथन सीख लिया, सी प्लस प्लस सीख लिया, कुछ एक सीख लिया। जब भी आप नई लैंग्वेज सीखने जाओगे तो आप आराम से सीख सकते हो क्योंकि लमसम वैसी ही लैंग्वेज होती है। ठीक है। इसीलिए जो मैथ होती है, मैथ की जो लॉजिक बनाना है वो बहुत मैटर करता है, वो आगे तक मैटर करता चला जाता है। एआई भी देख लिया। ठीक है। फिर है वैज्ञानिक योगदान। तो जॉन जे हॉपफील्ड, इनका कार्य क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो हॉपफील्ड ने 1982 में हॉपफील्ड न्यूरल नेटवर्क नामक मॉडल प्रस्तुत किया जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का एक प्रकार है। ठीक है। अब ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है आगे मैं बताता हूँ। यह नेटवर्क मस्तिष्क की तरह जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो बस यही इसके बहुत वो है कि ये एसोसिएटिव मेमोरी पे काम करता है। मतलब यह नेटवर्क अधूरी या आंशिक जानकारी के आधार पर पूरी जानकारी को याद कर सकता है। ठीक है। यदि मैं आपको गाने की एक लाइन सुनाता हूं और आपको उस गाने को सुन के एकदम से याद आ जाता है पूरा गाना, है ना, आपको एक लाइन बस सुनाई जाएगी, आपको पूरा गाना याद आ जाएगा। इसी तरह हमारा ये काम करता है कि मान लीजिए आपको किसी गीत का केवल एक हिस्सा याद है, हॉप फील्ड नेटवर्क उस हिस्से से पूरे गीत को याद कर सकता है। और ठीक वैसे ही हमारा दिमाग जैसे करता है। यदि मैं आपको एक गाना कोई भी सुनाऊं, उसकी एक लाइन सुना दूं, इसके बाद आगे की यदि आपने वो पहले कभी सुन रखा है तो आप आगे का या एकदम से याद हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी है। जो हॉपफील्ड नेटवर्क है उसमें यदि आप एक छोटा सा हिस्सा इसको फीड कराओगे, ये उससे पूरा का पूरा जो कहाँ से लिया गया है वो चीज है। आज की डेट में तुम देखो गूगल में भी तुम एक कोट डाल देते हो, सर्च करते हो ये किसने बोला है, आपको पूरा मेन सोर्स है वहां से भी पता चल जाता है कि ये सबसे पहले यहाँ पे डाला गया था, इसको मॉडिफाई किया गया, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है उस चीज की। ठीक है। तो यह मस्तिष्क की स्मृति प्रक्रिया को नकल करता है।
ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी होगी आपकी। फिर है आपका ऊर्जा न्यूनीकरण मॉडल। अब ये कैसे काम करता है? यह नेटवर्क भौतिकी के ऊर्जा न्यूनीकरण सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्येक स्थिति को एक ऊर्जा मान दिया जाता है और नेटवर्क उस स्थिति की ओर बढ़ता है जहां ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, यह स्थिति ही अंतिम उत्तर होती है। उदाहरण, इसे एक गेंद के रूप में सोचे जो एक पहाड़ी ढलान पर लुढ़क रही है और सबसे नीचे बिंदु जहां पर न्यूनतम एनर्जी होगी वहां पर जाके उसको रुक जाएगा। ठीक है, यदि आपका स्लोप बहुत ज्यादा है, आपने बॉल लुढ़का दी, लुढ़कती चली जाएगी और वहां पर जाके रुक जाएगी जहां पर उसमें सबसे कम एनर्जी काम कर रही है। ठीक है, फिर है भौतिकी का योगदान। तो इस फील्ड में भौतिकी का कैसे योगदान किया गया है? तो हॉपफील्ड ने सांख्यिकी यांत्रिकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का उपयोग किया, जो भौतिकी में जटिल प्रणालियों जैसे गैस या चुंबक के व्यवहार को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसने न्यूरल नेटवर्क को भौतिकी के साथ जोड़ा और एक नया अनुसंधान क्षेत्र खोल दिया। ठीक है, उसी तरह इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो हॉपफील्ड के मॉडल ने पैटर्न पहचानना, यदि आपको पैटर्न पहचानने के लिए आप इसकी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अनुकूलन समस्याओं मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और मशीन लर्निंग में आधार प्रदान किया है। इसका उपयोग डेटा विश्लेषण और एआई अनुप्रयोगों में होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस करने में, और एआई के बहुत सारे जो आपके प्रयोग है उसमें यूज करेंगे। अच्छा, फिर दूसरे आ गए आपके जॉफ्री हिंटन। जॉफ्री हिंटन का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा? तो हिंटन, जिन्हें डीप लर्निंग के गॉड फादर कहा जाता है, ने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम को 1986 में लोकप्रिय बनाया। इन लोगों की रिसर्च देखो कब हुई थी? 1982, 1986, और इनको जाके अब 2024 में जाके नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तुम सब समय इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आपको रिकग्निशन मिलता है। हम लोग यहाँ सोचते हैं कि एक साल अच्छे से तैयारी कर लें तो इसके बाद हमें पूरी दुनिया जान जाए, तो ऐसे नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग बैकग्राउंड में कितनी मेहनत कर रहे हैं, 30 30 40 40 साल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यहाँ तो हम लोगों का एक मतलब कि टेस्ट खराब हो जाता है, हम लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई पूरी जिंदगी खत्म हो गई हमारी। तो भाई बहुत मेहनत है, किसी भी फील्ड में जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे तैयारी का हो चाहे रियल लाइफ में हो, किसी भी फील्ड में जाओ बहुत मेहनत है। ठीक है, फिर जॉफ्रे हिंटर ने बताया इनको डीप लर्निंग का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम, ठीक है, ने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम को 1986 में लोकप्रिय बनाया। यह न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करने की आधारशिला है। अच्छा, ये बैक प्रोपेगेशन क्या होता है? ठीक है, तो यह एक ऐसी तकनीकी है जो न्यूरल नेटवर्क्स को गलतियों से सीखने में मदद करती है। मान लीजिए आपने गूगल से कहा, या जो भी आप एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उससे कहा कि मुझे एक ऐसा फोटो बना के दिखाओ जिसमें जो बिल्ली है उसके पंख लगे हैं। ठीक है, आपने उसको कह दिया भाई, जो तुमने मान लीजिए उस बिल्ली की जगह उसने कुत्ता बना के दे दिया आपको, तो आप उसको बोलो कि भाई ये रॉन्ग है, तो अपनी गलतियों से सीखता है। तो जो न्यूरल नेटवर्क है, ब्रैक प्रोपेगेशन का मतलब यही है कि यह एक ऐसी तकनीकी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। इंसान अपनी नहीं सीख रहा लेकिन मशीनें सीख रही हैं। इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता लेकिन मशीनें सीख रही हैं। तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो न्यूरल नेटवर्क है वो अपनी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, गलतियों से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो यदि नेटवर्क कोई गलत भविष्यवाणी करता है, जैसे किसी चित्र को गलत पहचानना, तो बैक प्रोपेगेशन त्रुटि को पीछे की ओर भेजकर नेटवर्क के वेट्स को समायोजित करता है। उदाहरण, इसे एक शिक्षक के रूप में सोचें जो छात्र को गलत उत्तर सुधारने में मदद करता है ताकि अगली बार जवाब सही दे सके। ठीक है, तो वैसे ही है कि मतलब कि जैसे एक बच्चा सीखता है उसी तरह एक न्यूरल नेटवर्क भी चीजें सीखता है। ये हो सकता है कल के दिन तुम अपने बच्चे को गाय की फोटो दिखाओ, वो कहे ये तो भैंस है, तो फिर कहोगे नहीं ये भैंस नहीं ये तो गाय है। पहली बार रिकग्निशन ऐसे ही होता है ना? तुम लोगों ने भी ए को बी बोल दिया होगा, एस को टी बोल दिया होगा, बहुत कुछ गलतियां बचपन में करते हैं। तो जैसे एक बच्चा चीजें सीखता है वैसे ही हमारे न्यूरल नेटवर्क है धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। ठीक है, ओके।
बचपन में मेरा यह था कि यदि मतलब कि जो जानवर सफेद है तो वो गाय हो जाएगी, यदि काली है तो भैंस हो जाएगी। फिर बाद में पता चला कि भाई गाय भी है, उसमें भी कालियां हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। ठीक है। इनका अन्य योगदान क्या था? इन्होंने प्रतिबंधित बोल्ट्जमैन मशीन, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन डेवलप करी थी। हिंटन ने इस मॉडल को विकसित किया जो डेटा में छिपे छिपे पैटर्न को खोजने में उपयोगी है। यह डीप लर्निंग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, पैटर्न पहचानना, उन्होंने इस पे काम किया। इसके बाद है डीप लर्निंग की नींव रखी। तो हिंटन ने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स को व्यवहारिक बनाया। इन मॉडल्स ने छवि पहचानना, भाषा का प्रसंस्करण करना, स्वायत्त वाहनें जो आपकी आज के डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं तो वो भी इसी से ही आ रही हैं, स्वायत्त वाहनों को संभव बनाया। तो इनका देखा जाए एप्लीकेशन आज के रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया और इसको इनको नोबेल दिया गया था। ठीक है, प्रभाव क्या है? तो हिंटन के कार्य ने डीप लर्निंग को आधुनिक एआई का आधार बनाया। आज की तकनीकी जैसे स्मार्टफोन में सीरी, गूगल ट्रांसलेट और ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम उनके शोध पर निर्भर है। ठीक है ना, उन्होंने रिसर्च करी, उसके चल के आपकी ये जो कंपनीज हैं इन लोगों ने अपना अपना एप्लीकेशंस डेवलप किए गए। किसमें किसमें डिफरेंस? ठीक है। तो इनका भौतिकी से क्या संबंध था? तो हॉपफील्ड ने सांख्यिकी, यांत्रिकी और ऊर्जा न्यूनीकरण का उपयोग किया। हिंटन ने जटिल जो प्रणालियों के गणितीय मॉडलिंग को अपनाया। इनके कारण ने भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान को एकीकृत करके एक नया अंतर विषयक क्षेत्र बनाया। अच्छा, आधुनिक तकनीकी पर प्रभाव क्या है? इन लोगों ने जो रिसर्च करा उसका प्रभाव क्या पड़ा? छवि पहचानना। तो चाहे फेसबुक हो गए, गूगल को फोटो टैगिंग तकनीकी डेवलप करी इन लोगों ने, आवाज पहचाना, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंस हो गया, ये सब है। स्वायत्त वाहन जैसे टेस्ला जैसी कारों में, पर्यावरण विश्लेषण, चिकित्सा, कैंसर डायग्नोस्टिक और दवा डिजाइन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये तो जो ऑफिशियल फोटो आती है वो लिखा है कि द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिल्टन। क्या लिखा है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो आपको इतना तो याद करना ही करना पड़ेगा जो लिखा है, जॉन जे हॉपफील्ड, जॉफरी ई हिल्टन, इन दोनों को मिला है फिजिक्स 2024 का नोबेल प्राइज। किसके लिए? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का किसको मिला नोबेल 2025 का? तो इसके विजेता थे डेविड बेकर, जो कि ये हैं डेविड बेकर। फिर है डेमिस हसाबिस, ये हैं आपके हसाबिस। और जॉन एम जम्पर, ये हैं आपके जॉन एम जम्पर। ठीक है, तो इन लोगों को कंबाइंड आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इन लोगों ने करा क्या है? इन लोगों ने पुरस्कार का कारण क्यों दिया गया इन लोगों को? तो इन वैज्ञानिकों को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और प्रोटीन डिजाइन में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उन्होंने जो प्रोटीन संरचना होती है, प्रोटीन की संरचना है उसकी भविष्यवाणी, मतलब कैसा हो सकता है, और प्रोटीन डिजाइन भी कर सकते हो तुम, है ना। प्रोटीन को डिजाइन भी कर सकते हो, उसके चलते बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, किसी भी, तुम जेनेटिक मटेरियल तक चेंज कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, तो उनके शोध ने प्रोटीन की त्रिआयामी मतलब 3D संरचना को समझने और नए प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसका उपयोग दवा निर्माण और रोग उपचार में होता है। इनकी ही टेक्नोलॉजी को यूज करके आपकी कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई थी। ठीक है ना, कोविड-19 की वैक्सीन बहुत तेजी से बनी थी, उनमें इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रोटीन संरचना का। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया था डेविड बेकर को, डेमिस हैसाविस को और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, इसके बाद इन वैज्ञानिकों को प्रोटीन संरचना, इस चीज पर ध्यान देना, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और प्रोटीन डिजाइन, है ना, प्रोटीन डिजाइन में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया था।
इनके शोध ने प्रोटीन की 3D संरचना को समझने और नए प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसका उपयोग किस में कर सकते हो तुम? दवा बनाने में, रोग उपचार वगैरह में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा कंट्रीब्यूशन था। शोध क्षेत्र, इन लोगों ने किस चीज में शोध किया? तो प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी। तो प्रोटीन की 3D संरचना को उसके अमीनो अम्ल, है ना, अमीनो एसिड्स जिसको बोलते हैं, अमीनो एसिड्स के अनुक्रम से निर्धारित करना। प्रोटीन डिजाइन, तो विशिष्ट कार्यों के लिए नए प्रोटीन बनाना, तुम प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हो, ठीक है, नए प्रोटीन बना सकते हो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, चलिए, तो वैज्ञानिक योगदान क्या रहा? सबका अपना अपना योगदान है। तो डेविड बेकर जो थे, डेविड बेकर ने रोसेटा, क्या नाम है इसका? रोसेटा, रोसेटा नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जो प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझने में मदद करता है। तो जो हमारे पहले वाले अंकल थे, ये इन्होंने, इनका नाम क्या था? डेविड बेकर। डेविड बेकर, डेविड बेकर, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था रोसेटा। ठीक है, जाके गूगल में सर्च करोगे रोसेटा तो अपने आप ही डेविड बेकर साथ में लिख के आ जाता है। तो डेविड बेकर ने एक रोसेटा नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो क्या कर सकता है? जो कि प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझने में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन की संरचना और कार्य को, अंकल तो नहीं लग रहे, अच्छा, ओके, विशाखा दिमान को अंकल नहीं लग रहे वो। ठीक है, तो वेकर ने रोसेटा नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया जो प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारे डेविड वेकर जी, और ये है उनका सॉफ्टवेयर रोसेटा, जिसमें वो अपना दिखा रहे हैं कि कैसे वो प्रोटीन की संरचना को स्टडी कर सकते हैं। विवेक शर्मा? अरे विवेक, थोड़ा विवेक का प्रयोग करो, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी। चलिए, रोसेटा क्या है? रोसेटा क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है किसी प्रोटीन के अमीनो अम्ल अनुक्रम, मतलब प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको यूज करके 3D संरचना की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल उसकी स्टडी करके, जो भी अमीनो एसिड्स है उनकी स्टडी करके कैसी इसकी संरचना होगी 3D प्रिंट, उसमें उसकी वो जानकारी देता है। ठीक है, यह प्रोटीन को एक जटिल पहेली की तरह देखता है और कंप्यूटेशनल तकनीकों का प्रयोग करके इसे हल करता है। उदाहरण, यह एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो बताता है कि प्रोटीन कैसे मुड़ेगा और काम करेगा। तो देखो यहाँ पर तुम जब देखोगे ना, प्रोटीन ये किसी भी तरह का मुड़ जाता है, तो ये इसमें, अब जैसे ये तो 2D इमेज है, तुम देखोगे ना 3D में, तो 3D में जैसे अब क्या बोला जाए, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, मतलब कि आपका जो तुम्हारी प्रोटीन है कैसे मूव करेगी, इसको तुम घुमा के देखोगे ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्रॉपर 3D। थोड़ा इमेजिन करो, ये 3D स्ट्रक्चर है, बड़ा प्यारा दिखता है देखने में, जाके सर्च करना थोड़ा सा, मैं वीडियो नहीं ला पाया हूँ आज। तो यह ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो बताता है कि प्रोटीन कैसे मुड़ेगा और काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, रोसेटा, रोसेटा ने वैज्ञानिकों को नए प्रोटीन डिजाइन करने में सक्षम बनाया है। तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से नए प्रोटीन डिजाइन कर सकते हो। उसका फायदा किस में होगा? रोगाणुओं को नष्ट करने वाले एंजाइम ऐसे डेवलप कर सकते हो, कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके प्रोटीन बना सकते हो, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्लास्टिक अपघटन के लिए प्रोटीन का प्रयोग कर सकते हो, कि मतलब हम लोग प्लास्टिक को अपघटन बनाने वाली ऐसी प्रोटीन डेवलप कर लेते हैं लैब में, जिसको यूज करके हम लोग प्लास्टिक का अपघटन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर है, नेक्स्ट आ गया आपके डेमिस हॉसबिस और जॉन जंपर। तीन लोगों के नाम थे उसमें, तीन लोगों के नाम थे। पहले थे आपके डेविड वेकर, इन्होंने तो रोसेटा नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया। बाकी ये दोनों अंकल्स हैं, इन लोगों ने क्या करा? इन अंकल्स ने भी कुछ बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो जो हॉसबेस है और जंपर ने डीप माइंड, डीप माइंड क्या है? तो ये देखो गूगल की एआई शाखा है ना, गूगल में एक डीप माइंड भी है जहां पर आप एआई से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो। तो हॉसबेस और जंपर ने डीप माइंड गूगल की एआई शाखा में अल्फा फोल्ड नामक एआई आधारित सिस्टम विकसित किया है। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है,
ये भी आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर ही है, ये भी आपका क्या प्रोटीन ही है ना? उसके 3D विजुअल्स दिखा रखे हैं उसने। तो ये भी अल्फा फोल्ड आपका जो एआई आधारित एक सिस्टम विकसित किया गया है। अल्फा फोल्ड करता क्या है? तो अल्फा फोल्ड एक एआई मॉडल है जो प्रोटीन की 3D संरचना को अत्यंत सटीकता से भविष्यवाणी करता है। इसने प्रोटीन फोल्डिंग समस्या को हल किया है, जिसे विज्ञान में दशकों से एक ग्रैंड चैलेंज माना जाता था। उदाहरण, यह एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट की तरह है जो प्रोटीन की संरचना के सेकंडों में समझ लेता है, और जबकि यह पहले कामों जो ये काम होता था वो वर्षों लेता था। कि मतलब अब प्रोटीन कहाँ मुड़ेगा, ये चीज जो है पहले बताता, ये बहुत कठिन चीज थी इस विज्ञान में। दशकों तक इस चीज का कोई सलूशन नहीं मिलता था, कि हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे अब ये कैसे मूव करेगा। लेकिन अब अल्फा फोल्ड नामक एक ऐसा रोबोट है, एआई मॉडल है, जो सेकंड्स में बता देता अब ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये चीज है इसमें। अच्छा, प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? तो अल्फा फोल्ड ने 2 लाख से अधिक प्रोटीनों की संरचना की भविष्यवाणी करी है। इसने प्रोटीन डेटाबेस बनाया है जो वैज्ञानिकों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। ठीक है ना? जो गूगल का आपका गूगल डीप माइंड है, उसमें ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है, जिसको भी जो भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, यह कार्य पहले असंभव माना जाता था, क्योंकि प्रोटीन के मुड़ने फोल्डिंग के तरीके बहुत जटिल होते हैं। तुम यहीं पे देख लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कौन कहाँ घूमेगा मुझे क्या पता। हमको तो वो मैक्रोनी दिख रहा है, लेकिन भाई वो रियल में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रोटीन्स है, जिसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब जितना जितना आप स्टडी कर लोगे तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग करके बहुत सारी बीमारियां कम कर सकते हो अपनी बॉडी में। ज्योति विश्वकर्मा, तुम बहुत तेज आगे बढ़ रही हो। अभी हम प्रोटीन लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी केवल जीन पे बात हो रही है। अभी तो पहले प्रोटीन पे बात करोगे, फिर हम जीन लेवल पे बात करेंगे, फिर जीन एडिटिंग की बात करेंगे, फिर आगे चीजें हो पाएंगे। इतना भी एडवांस नहीं हुआ है, इतना अभी एडवांस नहीं हुआ है। ठीक है, चल। अब इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो प्रोटीन की 3D संरचना उसका कार्य निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, इंसुलिन की संरचना से उसे ब्लड शुगर नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। मतलब यदि हम इंसुलिन को अच्छे से समझ सकें, उसकी संरचना को अच्छे से समझ सकें, तो वो ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकती है। अब ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकती है तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस लेवल को तुम सोचो। ठीक है, अल्फा फोल्ड और रोसेटा ने इस प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया है। ठीक है, इसका प्रभाव किसमें दिखेगा? दवा निर्माण में। तो नई दवाएं जो विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करती हैं, रोग निदान, कैंसर, अल्जाइमर जैसे रोगों की पहचान कर सकते हो। पर्यावरण में प्लास्टिक को तोड़ने वाले एंजाइम डेवलप कर सकते हो। जैविक हथियार नियंत्रण, हानिकारक प्रोटीन की पहचान कर सकते हो, है ना? तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा इसका हुआ है। और इसके प्रयोग किस किस में होंगे? चिकित्सा की फील्ड में होंगे। तो कैंसर और वायरल रोग जैसे कोविड-19 के लिए नई दवाएं बनाना है, उसके लिए है। कृषि, कीट प्रतिरोधी फसलों के लिए आप यूज बना सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। औद्योगिक उपयोग, तो आप पर्यावरण अनुकूल सामग्री डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे एंजाइम्स भी बना लेंगे कि जो उसको डिकम्पोज कर सके। तो इस तरह की आपकी पूरी रिसर्च हुई है इस फील्ड में, और इनको मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024, ये हैं आपके डेविड वेकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, और ये दोनों हैं आपके हैं डेविस हैविस, और हैं जॉन एम जंपर, इनको दिया है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रोटीन डिजाइन पर काम किया था, उसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री का 2024 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिकित्सा, फिजियोलॉजी, मेडिसिन की बात करते हैं। तो चिकित्सा, फिजियोलॉजी, मेडिसिन 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 2 बंदों को मिला है। पहला है आपके जॉन जे हॉफील्ड, और दूसरे हैं जोफ्री हिंटन। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉबकोन है। ठीक है, ये गलती से हो गया गलत, इसको मत याद करना। मुझे पढ़ के एकदम से समझ में आ गया, पिक्चर सही लगाई है लेकिन मैटर गलत हो गया मेरे से, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, नाम गलत है, कोई बात नहीं। तो पुरस्कार क्यों दिया गया? इन वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए मतलब एमआई आरएनए की खोज
और जीन नियमन मतलब जीन रेगुलेशन में इनके महत्व के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ कौन कौन बंदा है। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024, पहले है हमारे विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस। और दूसरे हैं आपके गैरी रेवकुन। ठीक है, दूसरे कौन है? गैरी रेवकुन। पहले आपके विक्टर एम्ब्रोस। इन दोनों को कंबाइंड दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2024 का नोबेल। किस लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए, MI, माइक्रो RNA। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं MIRNA। एक आपका और भी होता है mRNA। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA। तो ये जो माइक्रो RNA ना इसी में चिपका होता है। ठीक है, जो ये माइक्रो RNA है वो आपके मैसेंजर RNA में ही चिपका होता है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो आप मतलब कि इसके बाद यदि आप जो mRNA है उसको माइक्रो RNA के थ्रू स्टडी करके बहुत कुछ जान सकते हो, खासकर जीन रेगुलेशन में इसका काम किया जा सकता है। ठीक है, तो पुरस्कार का कारण क्या था? तो इन वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए MIRNA की खोज और जीन नियमन जीन रेगुलेशन में इसके महत्व के लिए सम्मानित किया गया। उनकी खोज ने यह समझने में मदद की कि कोशिकाएं अपने जीनों को कैसे नियंत्रित करती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इनकी जो रिएक्शन आपके रिसर्च है उससे ये पता चलता है कि जो भी सेल होती है, जो भी कोशिका होती है, वो अपने जो जीन्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और वो कैसे आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो आरएनए। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर MI लिखा है, MIRNA। यदि कहीं लिखा हो mRNA तो वो आ जाता है मैसेंजर RNA। ये है आपका माइक्रो RNA। ठीक है, क्या है ये आपको? माइक्रो RNA। ठीक, चलिए, इनका शोध क्षेत्र क्या था? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए MIRNA में काम किया। छोटे आरएनए अणु जो जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, और जीन नियमन मतलब जीन को चालू ऑन और ऑफ करने की प्रक्रिया। मतलब कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनको तुम इन माइक्रो आरएनए की हेल्प से ऑन और ऑफ कर सकते हो। मान लीजिए कोई बीमारी है जो किसी पर्टिकुलर जीन के चलते होती है, तो हम उसको माइक्रो आरएनए के थ्रू क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं, तो वो बीमारी तुम्हारे में नहीं होगी। है ना? इस तरह की चीज है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप। जीन की जो करेक्टरिस्टिक होती है, हर जीन की अपनी करेक्टरिस्टिक है, उसका एक फंक्शन है, वो कैसे आपकी बॉडी में रिएक्ट करेगी, वो सब चीज है। तो हम लोग जीन में जाकर उस जीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो आरएनए। इसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक योगदान क्या है? तो विक्टर एम्ब्रोस का कार्य। तो उन्होंने 1993 में एम्ब्रोस ने सी डॉट एलिगेंट, एक छोटा गोल कृमि होता है, इसमें लिन 4 नामक एक माइक्रो आरएनए की खोज करी। उन्होंने पाया कि जो लिन 4 है ये मैसेंजर आरएनए से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। मतलब जो ये लिन 4 है, लिन 4 नामक आपका जो एक माइक्रो आरएनए है, ये माइक्रो आपका जो मैसेंजर आरएनए है mRNA से जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या करता है? जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको ही रोक देता है। ठीक है, तो इन्होंने इस लेवल पर रिसर्च करी है। उदाहरण के तौर में इसे एक स्विच की तरह सोचे जो किसी मशीन प्रोटीन निर्माण को बंद कर देता है। मतलब कि जो आपका माइक्रो आरएनए है जिसका नाम था लिन 4, देखो विक्टर एम्ब्रोस ने जो खोजा था उसका नाम है लिन 4 है। जो दूसरे वाले अंकल हैं उनके जो माइक्रो आरएनए है उसका नाम अलग है। वो इंसान में भी पाया जाता, मछलियों में भी पाया जाता, सब में पाया जाता है। इसीलिए इन लोगों की रिसर्च बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो जो हमारे विक्टर एम्ब्रोस हैं इन्होंने 1993 में एम्ब्रोस ने एक छोटा सा लिन 4 नामक एक माइक्रो आरएनए की खोज करी। उन्होंने ये जाना कि लिन 4 को यदि हम मैसेंजर आरएनए में जोड़कर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए तो सिग्नल देता है कि भाई ये प्रोटीन बनाओ, बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उसको तुम रोक सकते हो। ठीक है, तो इसको एक स्विच की तरह सोचो कि हम जैसे एक स्विच की तरह, मतलब बटन ऑन करी तो पंखा चल गया, बटन ऑफ करी तो पंखा बंद हो गया। वैसे ही है कि मैंने माइक्रो आरएनए आपके मैसेंजर आरएनए में जोड़ दिया तो आपका क्या है? प्रोटीन निर्माण रुक जाएगा, उसको हटा दिया तो प्रोटीन निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आगे आपके गैरी रवकुन, इनका क्या कार्य था? तो रवकुन ने 2000 के दशक में
LET7 नामक एक अन्य माइक्रो आरएनए की खोज करी। इनका नाम था लिन 4, इनका नाम क्या है? LET7। ठीक है, तो रॉकवुड ने 2000 के दशक में LET7 नामक एक अन्य माइक्रो आरएनए की खोज करी। यह माइक्रो आरएनए मछली से लेकर मनुष्यों तक सभी जंतुओं में पाया गया, जिसने साबित कर दिया कि जो माइक्रो आरएनए है ये एक यूनिवर्सल नियंत्रक तंत्र है। ठीक है, तो ये आपका मछली से लेके मतलब कि अब मछली से लेके इंसान तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसकी बीच की स्टेजेस में भी जो होंगे उसमें भी होगा। जैसे मनुष्य है, मैमल्स है, जो आपकी मछली है वो क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? जो मछली होती है वो किस ग्रुप में आती है, क्या है वो? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलिए इनवर्टिब्रेट्स हो गया, इसके अलावा और कुछ टेक्निकल कोई बताना चाहेगा? अच्छा, जो जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को किस एवियन उसमें ग्रुप में आ जाते हैं? एवियन में आते हैं ना, एवियन ग्रुप। उसी तरह जो हमारी मछलियां होती हैं, पानी के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? कोई बायोलॉजी वाला है? वर्टिब्रेट्स। नहीं, वर्टिब्रेट्स तो है आगे। ये तो मछलियों में तो वर्टिब्रेट पाया जाता है, वर्टिब्रा होती है, जब मरती है तो पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है, वर्टिब्रा तो होती है। मैथ्स वाले हैं हम लोग, अच्छा हम भी मैथ्स वाले ही हैं। लेकिन भैया लूसेंट में ये सब दे रखा है, लूसेंट में जाके थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लो, नहीं तो हम जून से तो पढ़ाएंगे ही तुमको। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? तो यह एक मास्टर रेगुलेटर की तरह है जो सभी जीवों में जीनों को नियंत्रित करता है। तो आपका जो माइक्रो आरएनए है वो हर प्राणी में, जितने भी मछली से लेकर इंसान तक सब में पाया जा रहा है। तो एक तरीके का ये यूनिवर्सल कंट्रोलर है, एक रेगुलेटर है, जो सभी जीवों में जो जीन का प्रोडक्शन होता है उसको बंद कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, आर्ट्स वाले, ठीक है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? अच्छा, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि आरएनए केवल प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। पहले क्या परसेप्शन था कि जो आरएनए है ये केवल प्रोटीन बनाने में सहायक है। लेकिन जब माइक्रो आरएनए की खोज कर ली गई तो पता चला कि आरएनए जीवों को चालू या बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब तुम माइक्रो आरएनए की हेल्प से आरएनए जो आपका प्रोटीन बनाता है उसको तुम ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब जो नेगेटिव टाइप की प्रोटीन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं उसको तुम बंद कर सकते हो, जो अच्छी है उसको और चालू करवा दो। ठीक है, तो यह प्रक्रिया कोशिका के विकास, सेल विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन और कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यह कोशिका के विकास हो गया, विभेदन हो गया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया उसका, और कार्य के लिए आवश्यक है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो? कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं? कोशिका एक कोशिका से दो बनती है, दो से तीन बनती है, कैसे बन रही है वो? यही डिफरेंशिएशन के थ्रू ही बनती है आपकी। ठीक है, फिर है आधुनिक अनुप्रयोग। तो इसका प्रयोग किया जा सकता है कैंसर के उपचार में। तो माइक्रो आरएनए का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में किया जा सकता है। ठीक है, हृदय रोग, जीन नियमन के आधार पर नई दवाएं बनाई जा सकती हैं। मधुमेह और तंत्रिका रोग, तो माइक्रो आरएनए आधारित थेरेपी डेवलप की जा सकती है। और आपका विकासात्मक जीव विज्ञान मतलब कि हम मतलब कि जो जीव होते हैं उन्होंने कैसे विकास किया उसकी भी स्टडी हम माइक्रो आरएनए की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यह समझना कि जीव कैसे विकसित होते हैं उसके लिए भी हम लोग माइक्रो आरएनए का जो रिसर्च की गई है वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो उसके एक बार फिर से समरी में बता देता हूँ। नोबेल प्राइजेस इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको किसको मिला था? विक्टर एम्ब्रोस को मिला था और गैरी रैपकुन को मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। कैसे आपका माइक्रो आरएनए हमारे जो जीन्स को रेगुलेट कर सकता है, जो हमारा मैसेंजर आरएनए में उसमें चिपका के हम जीव का प्रोडक्शन रोक सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हम लोगों ने इस चीज में पढ़ी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 3 बोले थे लेकिन मैं 6 के 6 पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो आप लोगों ने पीपीटी में देखा होगा वो लिखा था मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन मैं मान के चलता हूँ क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। जब यूपीएससी क्रिकेट के अवार्ड्स के बारे में भी पूछ सकता है, 2023 में एक पूरा 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, कि कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार तो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। फिर चलिए अब हम बात करते हैं साहित्य की, लिटरेचर में।
तो लिटरेचर में जो विजेता थी इनका नाम है हान कांग। ठीक है ना, ये है आपकी हान कांग। तो लिखा हुआ है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 हान कांग क्यों दिया गया है? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे वॉर देखे अपने जीवन में, उससे इंस्पिरेशन होके बहुत ही इन्होंने करुणामय अपनी इनकी पोइट्री थी, प्रोज थे जो लिखा, और उससे इनको मतलब ये पहली कहना चाहिए ये पहली एशियन महिला हैं जिनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, हमारे गुरुदेव जी को मिल चुका है, लिटरेचर का ही मिला था, लेकिन वो पुरुष थे, ये महिला है। तुम समझ रहे हो, ये पहली महिला है साउथ आपकी जो पहली एशियन महिला है जिनको लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गया। क्या नाम है इनका? हान कांग। क्या नाम है? हान कांग। ठीक है, चल फिर तो हान कांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशिया एशिया महिला के रूप में मान्यता की गई है, जो वैश्विक साहित्य पर उनके गहन प्रभाव को दर्शाता है। साहित्य शैली और विषय, तो इनका किस सब्जेक्ट पे ज्यादा लिखते थे? सैंड टॉर्म। सैंड टॉम तो वो आपका ट्रांसलेशन था, वो तो कोई, वो बुकर था मेरे ख्याल से, वो मैन बुकर अवार्ड था, हम नोबेल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी रचनाएं काव्यात्मक और प्रयोगात्मक गद्य की विशेषता रखती हैं, जो दुख, हिंसा, कामुकता, मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गहराई से विचार करती हैं और अक्सर ऐतिहासिक आघातों और मानव अस्तित्व की नाजुकता का सम्मान करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जैसे द वेजिटेरियन 2007। तो यह उपन्यास एक महिला के मांस खाना बंद करने के निर्णय के हिंसक परिणामों की पड़ताल करता है। फिर इन्होंने एक लिखा था ह्यूमन एक्ट्स 2016। तो इस किताब को 1980 के ग्वामजू विद्रोह और उसके बाद की स्थिति की जांच करने, मतलब कि इनका जो ज्यादातर रहा वो वॉर वगैरह, मतलब मानव पीड़ा है, जो उस चीज पे इन्होंने काफी लिखा है। फिर लिखा है वी डू नॉट पार्ट 2024। तो उनका नवीनतम कार्य था जिसमें मानव पीड़ा और लचीलेपन की उनकी खोज को जारी रखता है। ठीक है, तो ये उनका पूरा काम था। नाम क्या है इनका? हान कांग। हान कांग। ठीक। हाँ, फिर आता है शांति, पीस। तो विजेता कौन है? निहोन हिवादांगो, क्या कहें, हियाद्यांग्यो। ठीक है, तो ये आपका जापान का एक ग्रुप है। लिखा है नियोह हिदानक्यो। तो फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो देखो ऐसा हुआ था, तुमको पता है नागासाकी वगैरह में हमारे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, तो वहां पे कुछ सर्वाइवल में जो लोग बच गए थे उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था, पूरा इंस्टीट्यूट। और इनका एक ही उसकी डिमांड है क्या? वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। और इनका कहना था कि भाई न्यूक्लियर वेपन है, दोबारा कभी भी यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो डिवास्टेशन हुआ था बहुत ही दयनीय था। ठीक है, कागज से बना हुआ वो पीस है, पीस का सिंबल है एक तरीके से। तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार नियोह हिएडांग्यो नामक जापानी संगठन को दिया गया, जो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोटों से बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हिवाकुसा के नाम से जाना जाता है। यह संगठन परमाणु हथियारों के उन्मूलन का एक प्रमुख समर्थक रहा है, जो परमाणु युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो ये जो आपका ग्रुप है वो यही बताता है कि भाई परमाणु युद्ध मत करना दोबारा। कितना अजीब नाम नहीं रखते। अब ऐसे तो हो सकता है जापान वालों को लगे ये एजाज ये कैसा नाम है, उनको तो होकासामी ऐसे नाम पसंद है, तो वो चीज है, वैसा होता है, ये सब चलता रहता है। फिर आपका आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस। तो इकोनॉमिक साइंस के 3 विजेता थे। पहले का नाम है दारून ऐसे मुगलू मोगल्यू। तो ये आपके दारून ऐसे मोगल्यू। फिर आपके साइमन जॉनसन, ये आपके साइमन जॉनसन। और फिर आपके जेम्स ए रॉबिन्सन, तो ये आपके जेम्स ए रॉबिन्सन है। ठीक है, ये आपके जेम्स ए रॉबिन्सन है।
तो इनका प्रमुख शोध और योगदान क्या था? संस्थाओं की भूमिका। तो ये आपका इकोनॉमिक्स के बारे में चलता है। तो इन शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध किया कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि में उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की संरचना महत्वपूर्ण की भूमिका निभाती है। समावेशी संस्थाएं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, जो लोकतंत्र, कानून का शासन और संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा देती हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। उसी तरह वहीं शोषणकारी संस्थाएं, एक्सट्रैक्टिव आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सत्ता और संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करती हैं, विकास में बाधा डालती हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ये रिसर्च करके निकाला, जो कि सबको पता है, लेकिन इन लोगों ने रिसर्च करी, पूरा जीवन लगा दिया इस चीज में, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड करके ये सब चीजें बताई कि जो समावेशी इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी देश में, उस देश की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। और जो आपके शोषण करने वाली संस्थाएं, कि मतलब जो सत्ता है और जो पावर है कुछ ही लोगों के हाथ में दे दो, तो वो विकास में आपका बाधा डालती है। चलिए, फिर है उपनिवेशवाद और आर्थिक असमानता। तो इसका अध्ययन दर्शाता है कि उपनिवेशवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो आपका कॉलोनियल रूल था, ठीक है ना? तो उनका अध्ययन दर्शाता है कि उपनिवेशवाद के दौरान स्थापित संस्थाओं का आज भी देशों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जहां उपनिवेशवादियों ने समावेशी संस्थाएं स्थापित करी, वहां आज आर्थिक समृद्धि है, जबकि शोषणकारी संस्थाएं वाले देशों में गरीबी बनी हुई है। तो इनका कहना था कि जहां ये, मान लीजिए ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई, तो जहां पर इन लोगों ने ऐसी इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जहां पर इंक्लूसिव था, कि जहां पर समाज के सभी लोगों को इनका विकास किया जा रहा था, वहां तो समृद्धि देखी गई। लेकिन जहां पर इन लोगों ने शोषणकारी संस्थाएं बनाई, केवल लूटने का काम किया, वहां पर अभी भी गरीबी बनी हुई है। ठीक है, चलो। तो फिर लिखा है इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2024। तो आपको दिया गया है डेरन एक्मुग्लू, सिमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था। आई होप आपकी क्लास आज को मजा आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, और यदि आप थोड़ा सा पीछे का देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछता है, कि मतलब कि इस तरह का, अभी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो आरएनए का फंक्शन क्या होता है ना? माइक्रो आरएनए का फंक्शन क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली चीजें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी 2019 में तो इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि भाई इस बार ये नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें भी आरएनए पे ही था वो भी। 2019 का क्वेश्चन देखना, वो भी आरएनए पे ही रिसर्च की गई थी, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में। मिलते हैं मंडे को, और मे बी शायद आपकी साइंस की ही उसमें टेस्ट होगा, तो कुछ साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।